Now we are starting again. तो प्रोजेक्ट आप लोगों का है टेम्परेचर कंट्रोल एंड एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल तो आप लोगों में से आपसे पिछले सेशन को मैंने दिया है। उन्होंने क्या करना था कि लेट से रूम का एक टेम्परेचर होता है 25, तो एक बॉक्स बनाते थे, इंसुलेटेड सा, इंसुलेटेड कहना चाहिए, आइसोलेट, इंसुलेटेड, वो जिस आपको पता है ना, थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़ते हैं, तो क्लोज्ड सिस्टम बनाते हैं और फिर वो फॉर्म लगा के ताकि हीट एक्सचेंज कम से कम हो, उस तरह का एक मॉडल सा बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक सेंसर लगाते हैं जो टेम्परेचर मेजर कर रहा होता है, फिर एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर यूजर ने कहा है कि मुझे टेम्परेचर चाहिए 26, ओके, तो अब सेंसर क्या करेगा, हर वक्त टेम्परेचर रीड करके दे रहा होगा। वो जो रीडिंग टेम्परेचर से आप ले रहे हैं ना, सेंसर से आप ले रहे हैं, ठीक है। अब आपने वो कंडीशन लगानी होती है क्या, कि अगर वो जो सेंसर से रीडिंग आ रही है वो लेट से 32 है, ठीक है, तो दिस इज बिलो, दिस इज अबाउट 26 ना, तो अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, फैन ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम हो, मतलब एक हीट एक्सचेंज हो ना अंदर का टेम्परेचर, तो यू नीड बेसिकली टू थिंग, अ हीटिंग एजेंट एंड अ कूलिंग एजेंट। बेसिकली हीटिंग एलिमेंट जो होगा वो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फिलामेंट बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हीटिंग एलिमेंट भी मिलता है आपको। और यूजुअली जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसी के ही साथ अटैच्ड कूलिंग एलिमेंट भी होता है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हीटिंग एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, कूलिंग एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। फिर कंट्रोलर के अंदर भी चॉइसेस हैं, मतलब ये कोई मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत आसान है, आपको इजीली अवेलेबल भी है। अच्छा, उसके बाद ना जो पार्ट अभी मैंने ऐड किया इस बार, वो है एनर्जी मॉनिटरिंग वाला, ये जो सेकंड पार्ट, सही है। तो एनर्जी मॉनिटरिंग अब आपने कैसे करनी है, आप ये जो सिस्टम बनाएंगे ना, ये बनाएंगे 12 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी के ऊपर या 220 वोल्ट एसी के ऊपर, आपकी अपनी, लाइक दिस इज योर चॉइस, ठीक है। ओके, तो अब सुने ये बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब अगर आप 12 वोल्ट डीसी पे बना रहे हैं या 5 वोल्ट डीसी पे बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने उस हिसाब से कंट्रोलर चूज करना है। कंट्रोलर आई वुड सजेस्ट आर्डिनो, ठीक है। आर्डिनो का जो सपोर्ट है ना नेट के ऊपर, वो लाइक दिस इज ह्यूज, तो आपको आसानी से कोई ना कोई, किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, कोड भी मिल जाएगा, बस आपको उस कोड को ना जरा ऑप्टिमाइज करना होगा, उसको थोड़ा एडिट करना होगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद उसके बाद लेट मी सी के ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ना दूसरा पार्ट है एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम। एनर्जी मॉनिटरिंग से एनर्जी, व्हाट इज पावर, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो P इज इक्वल टू VI होता है, ठीक है। तो अब पावर मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना, वोल्टेज आपके पास ऑलरेडी होगा, जितना वोल्टेज यूज हो रहा है बैटरी का वो 12 वोल्ट है, नहीं है तो वो भी वोल्टेज, जब आर्डिनो होता है ना, आर्डिनो वोल्टेज भी आपको उस वक्त बता देता है, आर्डिनो करंट नहीं बता सकता। तो करंट के लिए यू नीड करंट सेंसर, ठीक है। करंट के लिए क्या चाहिए, करंट सेंसर। करंट सेंसर ये करता है कि जो करंट कंजम्पशन है ना, करंट को, जितना करंट यूटिलाइज हो गया उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और वोल्टेज आगे कंट्रोलर्स रीड करते हैं, ठीक है। जितना भी सेंसिंग पार्ट हो रहा होता है, कंट्रोलिंग पार्ट होता है, सारा वोल्टेज से हो रहा होता है। कंट्रोल कभी भी करंट के ऊपर नहीं लगता, ठीक है। हाँ, इनडायरेक्टली वोल्टेज के थ्रू आप करंट को कंट्रोल कर सकते हो, बट वंस एंड जीरो, व्हाट इज 1, 5 वोल्ट, व्हाट इज 0, 0 वोल्ट। तो आप जब भी देखेंगे कंट्रोलर कोई इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो वहां पर जो कोडिंग हो रही होती है वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज हो रही होती है, कि 5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है, 3। अब वोल्ट तो मेजर करना आसान होता है, करंट के लिए आपको फिर क्या चाहिए होगा, करंट सेंसर। करंट सेंसर कौन सा यूज करेंगे, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ACS 712 यूज करें। आप नेट के ऊपर लिखेंगे ना ACS से, या जो भी है, ACS से 712 तो आगे आता है, ये करंट सेंसर है, ACS और करंट सेंसर। अब ना ये दो प्रोजेक्ट सेपरेटली आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर। ACS 712 से पावर मेजर कर रहे हैं, और अच्छा, पावर और एनर्जी में क्या फर्क है, एनर्जी मॉनिटरिंग क्या होती है, पावर इन टर्म्स ऑफ टाइम अगर आप करेंगे ना तो उसको आप कह देंगे कि एनर्जी, ठीक है। हाँ, तो अब, हाँ एक मिनट, पावर की यूनिट क्या है,
वॉट, और एनर्जी का यूनिट क्या है? जाउज, ठीक है। और क्या अगर मैं बोलूं एनर्जी का यूनिट वॉट आवर्स है हो सकता है। अच्छा, एक यही से एक बात, आपके जो बाहर डोमेस्टिक लोड है आपके घर में, उसमें मीटर है, तो मीटर क्या मेजर कर रहे होते हैं? एनर्जी, किलो वॉट आवर्स। और एक यूनिट जो आपका कंज्यूम होता है, एक यूनिट जो आपका कंज्यूम होता है वो 1 किलो वॉट आवर होता है। इसका मतलब क्या कि 1 किलो वॉट की चीज अगर 1 घंटे के लिए चलती रहे तो 1 यूनिट कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हम भी कुछ ऐसा एनर्जी मॉनिटर लेकिन छोटे लेवल पे बनाना चाह रहे हैं। हम खाली पावर के साथ रखेंगे, टाइम ऑलरेडी मॉनिटर हो जाता है, कंट्रोलर टाइम को नोट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगेन फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। करंट सेंसर एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम के नाम से प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल, टेम्परेचर कंट्रोल के हिसाब से भी अवेलेबल है। आपको उन दोनों को किसी तरीके से मर्ज करना है, एंड देन ऑब्वियसली यू नीड एन एलसीडी जिसके ऊपर वोल्टेज की वैल्यू आ रही हो, करंट की वैल्यू आ रही हो, पावर की वैल्यू आ रही हो, या एनर्जी की वैल्यू को एक डिसाइड करें। अच्छा, अबाउट द रिसोर्स, अच्छा एक तो आप इसी पिक्चर के ऊपर, इसी पिक्चर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये मैंने हाइपर लिंक की हुई है, होपफुली किसी ने अगर ओपन करके देखा है, इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये एक प्रोजेक्ट की तरफ लेके आपको जाएगा, ठीक है। दिस ठीक है, तस्वीर को क्लिक करेंगे तो प्रॉब्ली, हाँ, तो यहाँ पे DIY टेम्परेचर कंट्रोल चैम्बर विद पेल्टियर TEC मॉड्यूल, आपने एग्जैक्टली ये नहीं बनाना, लेकिन आप इससे हेल्प ले सकते हैं, आप उसको अपनी अपनी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ना ये इवेल्युएशन जो इस प्रोजेक्ट की होगी ना, वो सारे वही रूब्रिक्स उसके अंदर होंगे कि आपने बॉक्स जो प्रॉपरली इंसुलेट किया या नहीं किया, पावर मेजर करने की कोशिश की या नहीं की, टेम्परेचर तो आप चेक कर रहे हैं, काफी वाइड एरियाज हैं जहां पे मैं आपको इवेलुएट कर सकता हूँ और आपके नंबर काट सकता हूँ, ठीक है। तो आपने ये सारी चीजें आसान अल्फाज में के ना, आपको अगर नहीं भी बनता आपसे एनर्जी मीटर, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने ट्राई करना है। अगर सेंसर लगा हुआ हो, करंट मेजर हो रहा हो, वोल्टेज मेजर हो रहा हो, पावर की एक वैल्यू आ रही हो, तो मुझे आपको ना मार्क्स देने में आसानी हो, ठीक है। बाकी आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आर्डिनो से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, आप जो कोड करना चाह रहे हैं उस कोड से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो, तो आई विल बी अवेलेबल यही 9 to 5 के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं असाइनमेंट में। अब ना आप लोगों को खाली, आप लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल कराना मकसद नहीं है। आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ना, उसमें आपको प्रिपेयर किया जा रहा होता है आपके FYP के लिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो साथ एक थीसिस भी, एक उसका FYP थीसिस लिखते हैं, FYP रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। अब ना आखिरी जब आप सेमेस्टर में जाएंगे या 7th सेमेस्टर में जाएंगे ना, तब आपको पता चल रही होती हैं कुछ चीजें, अच्छा ऐसे लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अच्छा इस तरह रिजल्ट्स एंड एनालिसिस करते हैं। तो हम, मेरा मकसद ये भी होगा कि आप इसको ऐसे लेके चलें कि रिपोर्ट आपकी उसी लेवल की बने, ठीक है। कंटेंट ही आगे पीछे होगा ना, बट हेडिंग शेडिंग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनेगा आपका जो FYP का होता है, ठीक है, FYP रिपोर्ट। अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना प्रोजेक्ट के लिए, वो होता है लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। वो क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू। अब ये बात आप सबने जरा सुननी है। एक, अच्छा पहली बात ये है कि जो प्रोजेक्ट होगा ना, ये ग्रुप में, ठीक है, दिस इज इन ग्रुप। जो ग्रुप आपका लैब में बना हुआ है वही ग्रुप आपका प्रोजेक्ट के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो असाइनमेंट है इसने, जो आपकी असाइनमेंट है ये इंडिविजुअल होगी लेकिन ग्रुप के अंदर ही होगी। कैसे? किसी ने पढ़ी है? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? किसी ने एक दफा के पढ़ी हो? हाँ, अलग अलग होगा, ठीक है। आप एक ही रिपोर्ट बनाए तो भी मुझे कोई मसला नहीं है, आप अलग अलग 4 रिपोर्ट बनाए तो भी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपरली है ना। और ये लैब नहीं है, दिस इज असाइनमेंट। मतलब लास्ट जो असाइनमेंट थी मैंने कहा था वो लैब नंबर 4 या 3 कर दें, ये असाइनमेंट है। ये आपकी मतलब काउंट होगी 5 या 6 या 7% ऑफ द टोटल लैब, ठीक है। अच्छा, जो अभी चीज मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपने मेरे साथ खुद भी ट्राई करना है अभी अभी अभी, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपके सामने करूंगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने करना यह है कि कोई भी रीसेंट रिसर्च पेपर्स, चाहे जर्नल या कॉन्फ्रेंस पेपर, आपने गूगल से डाउनलोड करना है। एक ग्रुप में अगर 4 बच्चे हैं तो वो 4 पेपर्स डाउनलोड करेंगे, सब एक एक रीड करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। उसका एनालिसिस जो है जिस तरह मैंने कहा हुआ है, वो क्वेश्चन दिए हुए हैं,
कि उसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा प्रॉब्लम स्टडी हुआ है, कहाँ पे स्टडी हुआ है, किस कॉन्फ्रेंस जर्नल के अंदर, कब स्टडी हुआ है, ऑथर कौन था, ऑथर के बारे में कुछ बताएं। फिर उसके बाद कैसे स्टडी हुआ है, वजह क्या थी उसकी, रिजल्ट्स क्या थे उसके। जब भी आप पेपर पढ़ते हैं ना तो पेपर ऐसे नहीं पढ़ते। ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रॉब्ली मैंने भी बैचलर्स के बाद सीखे होंगे, ठीक है। लेकिन आई वांट यू ऑल टू लर्न इट। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा अच्छा टीचर होता है ना, आई एम नॉट अच्छा बट एक मिनट देखिए, वो ये चाह रहा होता है कि जो चीजें उसने खुद लेट सीखी हैं वो आप लोग जरा जल्दी सीखें, तो जरा जल्दी एक्सेल करें अपनी अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, अब इधर देखें, लिटरेचर पेपर डाउनलोड कैसे करना है और पढ़ना कैसे है, इसके लिए खुशखबरी है, प्रॉब्ली आपको पता होगा, किसी को ही नहीं पता कि रिसर्च पेपर जो है ना वो सिर्फ यहाँ नस्ट की, आपके पास अगर वाईफाई होगा ना तो इस पर डाउनलोड हो सकते हैं, वरना डाउनलोड नहीं हो सकते, क्योंकि ये फ्री प्रॉपर्टी नहीं होती। एक बंदे ने पेपर लिखा बकायदा, उसके अपने रिजल्ट थे, वो अपलोड करता है, तो आप अगर अपने मोबाइल डाटा से डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होते, वो पेड वर्जन होते हैं। लेकिन नस्ट ने वो उनको पे किया हुआ है, IEEE को, जितने भी बड़े बड़े जर्नल्स हैं, तो उनके पेपर आप अपने वाईफाई के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना गूगल स्कॉलर्स पे जाऊंगा और कोई एक पेपर डाउनलोड करूंगा। आप सब ने उसी तरह करना है, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? मोबाइल पे कर लें, जो मोबाइल पे कर रहा है इधर देखें, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग मोबाइल पे करें। 3 है तो 3, यही मैं भी बताता हूँ। गूगल स्कॉलर, अब देखें, सबसे पहले मैंने मैंने गूगल स्कॉलर अब लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ठीक है, गूगल स्कॉलर्स। ओके, तो मैंने गूगल स्कॉलर सर्च किया है, आवाज ना आए प्लीज। अच्छा, अब मैंने गूगल स्कॉलर सर्च किया है, यहाँ पर मैं फर्स्ट उसी का ही आ रहा है टैब, इसको क्लिक करूंगा। अब नाउ दिस इज गूगल स्कॉलर। यहाँ पर आप कोई भी रिसर्च पेपर, मतलब दिस इज मेंट टू, लाइक दिस इज मेंट फॉर सर्चिंग द लिटरेचर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये ऊपर देख रहे हैं टॉप लेफ्ट के ऊपर ये 3 बार्स नजर आ रही होंगे, इसको क्लिक करेंगे तो एक कॉलम अपीयर होगा, इसमें आपने लिखना है एडवांस सर्च में जाना है, ठीक है, नेविगेट टू एडवांस सर्च। ओके, अब ना आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड पेपर, अब प्रोजेक्ट हमारा किस तरह का है, टेम्परेचर कंट्रोल, और क्या सर्च कर सकते हैं, एनर्जी कंजप्शन, टेम्परेचर एफिशिएंट, एक मिनट, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि ऑप्टिमल थर्मल कंट्रोल इन होम्स में भी, ठीक है। आप सबने अपना अपना सर्च करना है जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है। ये मुझे लगा कि रिलेटेड चीज है। ओके, अब ना यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ना, फर्स्ट वो कह रहा है फाइंड आर्टिकल्स विद ऑल ऑफ द वर्ड्स, ये सारे होने चाहिए, विद द एग्जैक्ट फ्रेज, ये एग्जैक्ट फ्रेज वहां पे होना चाहिए, विद एटलीस्ट 1 वर्ड, तो अगर आप जैसे चाहते हैं यूज करना, आपने क्लिक करना है, या विदाउट द वर्ड, ठीक है। ये अब ऑब्वियसली विदाउट तो नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा, फिर वेयर माय वर्ड्स अकर, अब हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि टाइटल में हुआ ऐसा कुछ, है ना, तो ही सारा का सारा पेपर रिलेटेड होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय, हमें नहीं पता, हाँ, किसी भी ऑथर का हो सकता है। और रिटर्न आर्टिकल पब्लिश्ड इन, हमें ये भी नहीं पता, किसी भी अच्छे जर्नल के अंदर, जर्नल यहाँ पे जर्नल, ये कॉन्फ्रेंस, IEEE, MDP, ठीक है, और आप लोगों के होते हैं नेचर, ये सारे जर्नल्स हैं बड़े बड़े। हाँ हाँ, अब ये डेट, अब ये डेट देना नीचे, रिटर्न आर्टिकल डेटेड विद, अब मैंने कहा आपने लेटेस्ट पेपर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 2021 से लेकर 2023, ठीक है। अब मैंने इसको सर्च करना है, तो आप देखेंगे एक पेपर आया, लेट्स सर्च सम अदर स्टफ, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिसाइज कर दिया था उसे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साली थर्मल टेम्परेचर कंट्रोल और एनर्जी भी लिख देता हूँ साथ, और ना इसको मैं विद एग्जैक्ट फ्रेज नहीं करता और टाइटल में कर देता हूँ। ओके, नाउ ये आ गया। अब देखिए सर्चेस, जरा देखें ऊपर सर्चेस, नंबर ऑफ सर्चेस बताएं कितनी आई हैं, 103 मेरी आई है, 103, तो बिल्कुल लेटेस्ट, अभी सिर्फ इस नाम के ऊपर 103 पेपर्स पब्लिश हुए हैं, ठीक है।
अगर 103 के 103 जो है, हो सकता है पेपर्स ना हो, कोई एक दो आर्टिकल्स हो ऐसी या बुक के चैप्टर्स हो, लेकिन ये अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पेपर ही मेरे पास कौन सा आ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम फॉर बिल्डिंग एनर्जी सिस्टम, दिस इज रिलेटेड। अच्छा, स्मार्ट डिजाइन एंड कंट्रोल ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज एंड, ये इतना कोई अच्छा नहीं। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सेविंग एंड रैपिड टेम्परेचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर इंटेलिजेंट ग्रीन हाउसेज, दिस इज फाइन। अच्छा, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ मल्टी सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑप्टिमल, ये देखो ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर ये इट्स ट्रैकिंग कंट्रोल ऑफ एनर्जी सेविंग इन व्हीकल, कितना क्लासिक पेपर है। ये देखो क्या हो रहा है, ऑप्टिमल टेम्परेचर कंट्रोल इनसाइड व्हीकल की बात हो रही है। अच्छा नहीं, एंड इट्स ट्रैकिंग कंट्रोल फॉर एनर्जी सेविंग इन व्हीकल, इसमें सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, एनर्जी सेविंग भी करनी है, टेम्परेचर कंट्रोल भी करना है, और ये हो रहा है गाड़ियों के लिए, मर्जी है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इसकी आगे जो चीज लिखी हुई है ना, इसको अगर आप क्लिक करेंगे, ये अब एल्सवेयर है, दिस इज जर्नल, बल्कि ये पब्लिशर है। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो ये जर्नल्स एंड बुक्स, इसका जर्नल का नाम क्या है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा। आप लोग अपना अपना कोई पेपर निकालें, मैं जो अपना पेपर निकाल रहा हूँ इस, हाँ होता है, सबका होता है सब, अगर आपने नेट पे किया ना। अच्छा चलो, आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड का लिंक मुझे प्रॉब्ली दे देगा, दे दी। ओके, तो अब ये जैसे ही आपने पेपर ऑन किया ना, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ये देखिए एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट, ये जर्नल है। एनर्जी क्या क्या हुआ, नजर आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, ये देखिए एनर्जी कन्वर्जन एंड मैनेजमेंट, दिस इज जर्नल। और ये जो एल्सवेयर एल्सवेयर लिखा हुआ है, दिस इज पब्लिशर, जहाँ पे जो पब्लिशर होता है, ठीक है, हर बुक। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे है ये पेपर है, पेपर का टाइटल, ये नीचे ये आपके पास ये जो एनिमे, ये जो नाम आ रहे हैं ना जापानीज लग रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आगे नेक्स्ट, हाँ चाइनीज हैं, आगे ये सारे एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, अब इसके अगर ओके, अच्छा अब अबाउट द ऑथर, जो मैंने कहा है अबाउट द ऑथर, इधर देखिए ये चीजें मिस नहीं करनी जो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लली पता नहीं आपको किसी और ने कब बतानी है चीज, लेकिन इधर देखें, हाँ ये देखें, अगर आप इसके ऊपर चेक करेंगे ना, एक किसी भी एक ऑथर के ऊपर, तो अब आपको समझ आ रही होगी हाइपर टेक्स्ट कब किया जाता है। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब एक उसने कहाँ पे रेफर किया हुआ है, ये नीचे आप चेक करें कहाँ पे किया हुआ है, ए, वेयर इज ए, ये रहा। तो ए पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ ऑटोमोटिव एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जियांगसू यूनिवर्सिटी, जेंजिंग, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास उसकी यूनिवर्सिटी और उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बी, और ये बी स्टेरिक, स्टेरिक भी कुछ है। अच्छा, अब समझने की क्या बात है, आप चेक करेंगे कि मेनली सारे के सारे रेफरेंसेस एंड पे हैं, ये देख रहे हैं एंड पे हैं, ये सारे पेपर के एंड पे ले जाएंगे ना तो सारे रेफरेंसेस हैं जो उसने यूज किए होंगे, लेकिन कुछ साइटेशन ऑन पेपर एक ही पेज की बॉटम फुटर में करनी होती है। आपने टेक्निकल राइटिंग में प्रॉब्लली ये चीज पढ़ी हो, एक साइटेशन या फुटर में कर देते हैं उसी पेज के ऊपर, या एंड पे करते हैं। तो यूजुअली लिटरेचर रिव्यू के लिए जो होती है ना, आप टेक्स्ट में वो साइटेशन, वो रेफरेंसेस एंड पे डालते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाँ पढ़ा है ना, मुझे पता है यार, टीचर्स बताते हैं, लेकिन उस वक्त ये है कि हम इंटरेस्ट इतना नहीं ले रहे होते। अच्छा, एक और चीज, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना 16 के ऊपर, ये देखें मैंने 16 के ऊपर क्लिक किया है, तो ये मुझे 16 के ऊपर यहाँ पे रेफरेंसेस के ऊपर ले गया। अब ये आपको हाइपर लिंक करना आ गया ना, हाइपर लिंक कैसे करते हैं, 16 जब आपने लिख दिया होगा, 16 को क्लिक करना होगा और वो नजर आ जाएगा। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि 4 लोग होंगे, 4 डिफरेंट पेपर रिव्यू करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराएंगे तो वहां पर आपने लिटरेचर रिव्यू चारों पेपर से एक ही रिपोर्ट के अंदर लेके आना होगा ना, ऐसे ही है। अब जो एक पेपर से आपने आइडिया लिया होगा उसके आगे 1 लिख के, ठीक है, और वो एंड पे साइड कर देंगे 1 पे। जिस तरह 4 लोग थे ना, एक ने एक पेपर पढ़ा, उसकी कंक्लूजन या उससे आइडिया लिया, तो उसका पैराग्राफ लिखा, एंड पे लिखा 1, ठीक है, वो 1 एंड पे रेफरेंसेस में जाके वो पेपर, अच्छा साइट गुड थिंग। अच्छा, अब बैक पे आएंगे ना, यहीं पर ही मैं पीछे बैक कर रहा हूँ, इधर देखें, स्क्रीन के ऊपर नजर होनी चाहिए सबकी। अब साइट कैसे करते हैं, साइट के लिए नीचे आपको साइट लिखा हुआ नजर आ रहा है, नजर, इसको मैंने क्लिक किया,
अब आपको जिस तरह भी साइटेशन चाहिए, यहां से मैंने क्लिक किया, इसको कॉपी किया, सिंपली मैं वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट में जाऊंगा ना, एक तो ऑफिशियल रेफरेंसेस डालने का तरीका होता है, वो भी किसी दिन आपको बताऊंगा, बट अभी ये देखें 1 लिखा मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब आप खुद टाइटल लिखते और जो किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, कैसे हुआ है, तो बेहतरीन तरीका क्या होता है कि जो भी आपने पेपर पब्लिश किया है उसकी साइट भी वहीं से उठाएं और जिस भी स्टाइल में आप लिखना चाह रहे हैं, ये देख रहे हैं MLA स्टाइल, APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, ये बताते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। रिपोर्ट IEEE वाले जो होता है वो आई गेस सो MLA होता है या APA होता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि जब आपको रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है कि रिपोर्ट लिखें, तो जो टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो ये कर रहे होते हैं कि आपने ये चीजें टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग में पढ़ी हुई है, ठीक है, कि साइट कैसे करते हैं, रेफर कैसे करते हैं। अच्छा, फिगर इसी पेपर के अंदर अगर देखेंगे ना, फिगर के कैप्शन कहाँ पे होते हैं? बॉटम में। फिगर के जो बॉटम होता है ना, वहां पे। टेबल का कैप्शन कहाँ पे होता है? टॉप पे। यहाँ पे कोई टेबल होगा ना, ये रहा, ये टेबल है, तो टेबल का कैप्शन कहाँ पे होता है? टॉप पे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको अभी से समझना शुरू करें और कोशिश करें कि किसी अच्छे जर्नल के स्टाइल में या किसी अच्छी कॉन्फ्रेंस के टेम्पलेट के ऊपर आप अपना रिपोर्ट बनाएं, ठीक है। इट इज अप टू यू। हाँ, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अभी तो आपने सिर्फ जो असाइनमेंट करनी है वो उसी तरह रिपोर्ट जो बनाते हैं, लेकिन वो आंसर सारे उसी तरह होने चाहिए। अच्छा, अब वो आपकी अपनी वर्ड्स में होना चाहिए। पूरा पेपर एक ही बंदा पढ़ रहा है, बस एक बंदा एक बंदे ने एक पेपर सिर्फ पढ़ना है। उसको अच्छी चीज ये है कि पहले सोचें कि कोई अच्छा सा पेपर हो, ठीक है। मेरे से वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, मेरे से करा लें, वरना आपकी मर्जी है। कोशिश करें कि 10 पेजेस तो हों, कम से कम उस पेपर के 10 पेजेस हों, ठीक है। और फिर आप जब एक दफा पढ़ेंगे ना, तो उसको हाईलाइट करेंगे थोड़ा, और फिर कुछ चीजें होंगी जो आप एज इट इज कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फिर अपना एनालिसिस लिखेंगे कि रिजल्ट्स वर प्रेजेंटेड लाइक दिस, वेयर दिस लाइन इंडिकेट्स द एफिशिएंसी इज improved than the previous version and this result। समझ आ रही बात की? फिर और मजे की चीज क्या होती है, जब आप पेपर खुद पढ़ेंगे ना, तो उस पेपर में एक मजे की, एक पेपर जब पढ़ेंगे ना, उसमें वो खुद ही बता देता है रिसर्च गैप क्या है, कि कहां तक मैंने काम कर लिया, कहां पे काम हो सकता है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कहां पे पेपर अपना पब्लिश कर सकते हैं, या आप कहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसर्च फेज के अंदर, ठीक है। तो हम समझते ऐसे हैं कि जिस तरह रिसर्च कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है और जो कर रहे हैं वो एलियंस हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने पेपर पब्लिश कर लिया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इजी ना। यकीन करें, ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं आप लोगों की तरह था ना, तो मैं भी ऐसे समझता था, पेपर क्या लोग होंगे यार, सही है। तो ऐसा नहीं होता, बस ये होता है कि इंसान को पता नहीं होता कि चीज हाउ आर थिंग्स वर्किंग, तो वो होता नहीं, ठीक है। खैर, तो दिस इज नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल